नमस्कार, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में पिछली क्लास में भारत की नदियों को हमने शुरू किया था। और याद होगा कि हमने सबसे पहला कि भारत के नदियों को भारत के मैप पर बेहतरीन तरीके से सभी नदियों के बारे में डिटेल्स आपको समझाए थे। और साथ ही इसके अलावा दूसरा जो हमारा क्लास आया था, लगभग भारत की नदियों को हमने बेसिक स्तर पर मैप पर समझा था कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। ठीक इसी तरीके से भारत की नदी के साथ साथ आपने देखा कि इसके पिछली क्लास में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझा था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और उनकी सहायक नदियाँ कितनी हैं, वो सारी सहायक नदियों को समझाता है। ठीक इसी प्रकार भारत में इसके बाद जो बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तो अभी हम लोग समझेंगे गंगा नदी, गंगा रिवर के बारे में, यानी कि ये लिख सकते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में समझेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है और बीच में इसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं। लगभग सहायक नदियों को समझेंगे और कैसे कैसे उसकी प्रवेश जो है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में होती है, और उत्तर प्रदेश के बाद हम कैसे बिहार में और मात्र 40 किलोमीटर झारखंड में घुमाएंगे, और उसके बाद हम लेके चलेंगे वेस्ट बंगाल, और उसके बाद जो है बांग्लादेश, यानी उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में गंगा को प्रवेश कराएंगे। तो गंगा नदी के तंत्र के बारे में समझेंगे। इसके बाद यह भी इसमें समझेंगे कि गंगा नदी में कौन कौन से नदियां मिलकर प्रयाग का निर्माण करेंगी। विशेष करके 5 प्रयागों से क्वेश्चन आता है, पंच प्रयाग, जिसमें हम आपको बताएंगे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, उसी तरीके से कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये कैसे प्रयाग का निर्माण होता है पूरे के पूरे मैप पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में क्लासेस को। लेट अंडरस्टैंड। इसमें सबसे पहले आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो पर्वत होती है उसी पर्वतों के बीच में देखिएगा कि जब ऊपर पहाड़ की सबसे अधिक ऊंचाई होगी, ऊंचाई पर जो है तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के वजह से यहाँ पर बर्फबारी होता है। और यही बीच में जो दो पर्वतों के बीच की जो ऊंचाई पे जो घाटी होती है, इन्हीं घाटियों में जो है बर्फ़ जो है जम जाता है, और इन्हीं बर्फ़ जमे हुए हिस्सों को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। हिंदी में इसको हिमानी कहते हैं। और प्रत्येक ग्लेशियर, यदि कोई ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उस ग्लेशियर का नाम दिया जाता है। जैसे अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में, उत्तर काशी में जब जाएंगे तो उत्तर काशी में एक ग्लेशियर है पर्वत पे, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। यह गंगोत्री ग्लेशियर है। यही गंगोत्री ग्लेशियर से पानी जो है वह क्या होता है, पिघलता है बर्फ से, और पिघल कर यहाँ एक नदी का निर्माण होता है, और यही नदी का नाम क्या है, तो जानवी नदी है। समझिए, गंगोत्री से गंगा नदी नहीं निकल रही है, गंगोत्री से जानवी नदी निकलेगी। और उसके बाद वही पहाड़ पर ही, पर्वत पर ही एक इस तरीके से आप देखिएगा कि इस पर्वत पर एक ढलान है, और ढलान पर गाय के मुख के समान एक पर्वत का ढांचा बना हुआ है, और इन्हीं पर्वत के ढांचे को हम लोग गोमुख कहते हैं। और गोमुख में आने के बाद यही जानवी नदी का नाम, गोमुख से जब वापस निकलती है और निकल कर नीचे पर्वत पर नीचे उतरती है, तो इसी पर्वत से नीचे उतरते वक्त इस नदी का जो नाम हो जाता है वह होता है भागीरथी। बात समझिए, यही भागीरथी उत्तर काशी के गंगोत्री से जानवी के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, भागीरथी हो जाता है। और यही भागीरथी अब जो है यही इधर नीचे की तरफ निकलना, बहना शुरू कर देती है, और आगे चल के इसका नाम जो है वो गंगा हो जाता है। और फिर कलकत्ता में जब पहुंचती है, तो यानी वेस्ट बंगाल पहुंचती है, तो वेस्ट बंगाल में इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हुगली, और आगे चल के पुनः इसका नाम भागीरथी हो जाता है। तो कैसे हम वहाँ पहुँचाएंगे, फिलहाल इस पॉइंट्स को समझते हैं। तो आपने ये समझा कि गंगोत्री हिमानी से जानवी नदी निकली, और जानवी के बाद गोमुख से कौन सा नदी, भागीरथी निकली। इसके बाद यहीं पर उत्तराखंड में ही 2 और ग्लेशियर महत्वपूर्ण है, और ये जो ग्लेशियर है
एक ग्लेशियर का जो नाम है, यही इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंत। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? सतोपंत। और एक और ग्लेशियर यहाँ पर है और इस ग्लेशियर का नाम है मिलाम। ये दो अलग अलग ग्लेशियर। एक ग्लेशियर से जब पानी का रिसाव होता है और पानी के रिसाव होने के बाद एक जो नदी बनती है पर्वत पर, उस नदी का नाम है विष्णु गंगा। इस नदी का नाम क्या है? विष्णु गंगा नदी है। और इसके बाद मिलाम से जब यहाँ से जब नदी निकलती है इस ग्लेशियर से, तो इसका नाम हो जाता है धौली गंगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है कि जिस नदी की गहराई अधिक होती है, उस नदी के नाम पर ही जब दो नदियाँ मिलती है, जो संगम होता है, उस नदियों के संगम पर उसी के नाम पर प्रयाग शब्द किया जाता है। जैसे विष्णु गंगा की गहराई अधिक होने के वजह से जब धौली गंगा से मिलती है, तो यहाँ जब संगम होता है तो संगम वाले जगह को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। यही विष्णु प्रयाग है। बात समझिए, आखिर विष्णु प्रयाग क्यों नाम हुआ? क्योंकि विष्णु गंगा की गहराई अधिक है और यही धौली गंगा की गहराई कम है, तो इसलिए इसका नाम विष्णु प्रयाग हो गया। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और नदी आती है उत्तराखंड से ही, और इस नदी का नाम है नंदकी नदी। कौन सी नदी है? नंदकी नदी। और नंदकी नदी जब यहाँ पर देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात कि जब विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, तो अब इस नदी का जो नाम हो जाता है वह नदी है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी हो गई? अलकनंदा नदी हो गई। तो अब आप समझिए कि इधर से भागीरथी और विष्णु प्रयाग के बाद कौन सी नदी चलेगी? अलकनंदा। पूरा का पूरा नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा। तो यही नंदकी नदी जब अलकनंदा में मिलती है, तो यहीं पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, नाम है नंद प्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट बात, विष्णु प्रयाग के बाद कौन सा प्रयाग निर्माण होगा? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग के बाद देखिएगा, इधर से भी एक नदी है, नेपाल से चली है, और इस नदी का नाम है पिंडार नदी। और पिंडार नदी जो है, यही पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है, तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है। और इस प्रयाग को, जब दो नदी का संगम होगा, उसको प्रयाग कहेंगे। और इस नदियों के संगम को, प्रयाग को क्या कहेंगे? कर्ण प्रयाग। इसका नाम है कर्ण प्रयाग। इसके बाद देखिएगा, एक और नदी इधर उत्तराखंड के किसी पर्वत से निकल रही है, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। समझिए, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जब जाके यहाँ पर अलकनंदा से मिलेंगी, तो इसी का नाम हो जाएगा रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी नदी क्या होगा? रुद्र प्रयाग हो जाएगा। बात को समझिए, सबसे पहले कौन सा? विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग के बाद क्या हो जाएगा? रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और यही अलकनंदा नदी, अभी इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। और अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है, तो मिलते वक्त जो जगह पर मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, तो इस प्रयाग को कहते हैं देव प्रयाग। समझिए, इसका नाम क्या है? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग किन दो नदियों के संगम से मिलेगी? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी, कौन सा प्रयाग बनेगा? देव प्रयाग बनेगा। एक और यहीं पर उत्तराखंड में एक और नदी आती है, और इस नदी का नाम जो है वह भिलंगाना नदी है। ये भिलंगाना नदी जो है, इस नदी के और भागीरथी से जब मिलती है, जहाँ मिलती है उस जगह को एक प्रयाग नाम दिया जाता है, और उसका नाम है विष्णुपुर प्रयाग। यही हो जाए, सॉरी, गोविंद प्रयाग। इसका नाम क्या हो जाएगा? गोविंद प्रयाग। इसका नाम हो जाएगा गोविंद प्रयाग। भिलंगाना नदी और भागीरथी के मिलने पर जो संगम, जो प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग को क्या कहेंगे? गोविंद प्रयाग। तो आई होप आपने ये 5 प्रयाग तो जरूर आपने याद कर लिया। ध्यान रखना है कि विष्णु गंगा और धौली गंगा से मिलने पर विष्णु जी आते हैं, यानी विष्णु प्रयाग। और जब विष्णु जी आएंगे तो सबसे पहले जन्म लेंगे, और जन्म लेंगे तो बच्चे, यानी विष्णु भगवान के छोटे
रूप का नाम क्या है? नंदलाला, यही ना नंदलाला कहते हैं। तो यही विष्णु भगवान विष्णु प्रयाग से चलेंगे तो पहले नंद का प्रयाग यानी कि उनका नाम हो जाएगा नंदलाला, नंद प्रयाग। और उसके बाद जब नंदलाला हो गए तो आप देखिएगा कि जैसे वो युवा अवस्था में होंगे तो कर्ण पहनेंगे, कान में बाली पहनेंगे, तो इसको कर्ण कहते हैं। और यही कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा। और इसके बाद जो है जब उंगली पर देखिएगा जब ये अपना चक्र उठाते हैं उस चक्र के समय में कहा जाता है कि इनका रूप कौन सा है? तो रौद्र रूप यानी रुद्र रूप हो गया। तो यही रुद्र प्रयाग हो गया। और बाद में वही रूप किस रूप में माने जाने लगते हैं? देवता के रूप में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? देव प्रयाग। तो कहानी से समझिएगा ना तो एकदम सेट हो जाएगा। ऊपर कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद क्या हो जाएगा? तो देव प्रयाग। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। इसके बाद जैसे ही देव प्रयाग में आप देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो अब इस नदी का जो नाम हो जाता है वह नदी है, इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। सवाल आता है कि गंगा नदी कहाँ से बहती है? तो देवप्रयाग से। देवप्रयाग के पहले कौन नदी थी? भागीरथी और एक अलकनंदा। और यहीं से देवप्रयाग के बाद से ही इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। और यही अभी देवप्रयाग में है। सपोज यहाँ पर इसका नाम क्या है भैया? तो देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद से यही गंगा जो है यहाँ पर इसी में पर्वत पर ही अभी उत्तराखंड के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में ही है और इसका नाम है ऋषिकेश। देखिए पर्वत पर ही अभी है, इसका नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश पर्वत से जब उतरती हैं और पहली बार मैदानी भाग में गंगा प्रवेश करती है तो मैदानी भाग में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? हरिद्वार में सबसे पहली बार गंगा जो है समतल क्षेत्रों में बहना शुरू करती है। अभी पहाड़ पर से उतर रही है गंगा और पहली बार समतल मैदानी भागों में पहुंचेंगी तो उस जगह का नाम क्या है? हरिद्वार है। और हरिद्वार के बाद देखिएगा यहीं से जो है इनका जो है अब रूट खत्म हो जाता है, यह हरिद्वार उत्तराखंड में। इसके बाद अब हरिद्वार से यूपी क्षेत्र में गंगा प्रवेश करेंगे। तो यूपी में ये उत्तराखंड का क्षेत्र है भैया, ये उत्तराखंड है। अब यूपी में सबसे पहली बार गंगा जिस जिला में प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में, उस जिले का नाम क्या है? तो उस जिले का नाम है बिजनौर। बिजनौर में सबसे पहले गंगा प्रवेश करती है यूपी में। इसके बाद बिजनौर के बाद आता है फर्रुखाबाद। क्या नाम है भैया? तो फर्रुखाबाद है, ये फर्रुखाबाद हो गया। इसके बाद देखेंगे कि फर्रुखाबाद के बाद एक और इम्पॉर्टेंट जगह है और इसी का नाम क्या है? कन्नौज। ये कन्नौज में फिर वापस गंगा आती है। कन्नौज आपने सुना होगा जब शेरशाह सूरी के समय में शेरशाह सूरी के समय में, या आपने ये देखा पाल प्रतिहार जो ये थे उस समय जब पाल प्रतिहार संगम का जब युद्ध हुआ था उस समय कन्नौज बहुत इम्पोर्टेंट राजधानी के रूप में विख्यात हुआ था। और भारत का पूरे राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। तो एंशियंट टाइम में ये इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है, इसलिए यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर कन्नौज में ही उत्तराखंड से एक और नदी आती है और यहाँ पर आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उत्तराखंड से एक नदी आएगी रामगंगा और कहाँ गंगा में मिलेगी? तो कन्नौज में जाके मिलेगी। उसके बाद कन्नौज के बाद देखोगे यूपी का ही क्षेत्र है, यह है कानपुर। कानपुर भी किसके नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी। लेकिन यही आप देखिएगा इसके बाद एक वाराणसी है जिसको बनारस कहते हैं। वाराणसी जो है यह जो है यहाँ पर एक नदी आती है ऊपर से जिसका नाम है गोमती। और गोमती नदी के किनारे स्थित वाला जो शहर है उत्तर प्रदेश का, वो प्रमुख शहर का नाम क्या है? लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, वो लखनऊ यहाँ पर स्थित है। कानपुर यहाँ है, कानपुर के किनारे कौन सी नदी स्थित है? तो गंगा। और
यही आप देखेंगे गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहर जो बसा हुआ है वो कौन सा है, लखनऊ। इसके बाद देखेंगे वाराणसी के बाद थोड़ा सा गंगा आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है गाजीपुर। बात समझिए, वाराणसी के बाद क्या हो जाएगा, गाजीपुर हो जाएगा। और गाजीपुर यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है, कानपुर हो गया, यहाँ फर्रुखाबाद कानपुर हो गया, और इसके बाद एक और यहाँ पर वाराणसी हो गया। और इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। इसका नाम इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, प्रयागराज कहते हैं। और प्रयागराज में यहीं से एक यहाँ पर समझ लीजिए कि गंगोत्री से पहले एक हिमानी है और इस हिमानी का नाम है बंदरपूछ। और इस बंदरपूछ हिमानी से एक नदी बहती है और इस नदी का नाम क्या है, यमुना। और यमुना जो है कहाँ आके मिलती है, प्रयागराज में आके मिलती है। गंगा यमुना के संगम को ही क्या कहेंगे, प्रयागराज कहेंगे। और इसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, कानपुर के बाद प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है चुनार। ये जगह का नाम क्या है, चुनार है। और चुनार के बाद वाराणसी है। बात समझिए, प्रयागराज के बाद चुनार और चुनार के बाद क्या है, वाराणसी है। और यही वाराणसी में कौन सी नदी आती है, तो गोमती नदी आके मिलती है गंगा में। तो ये हो जाएगा वाराणसी, इसका नाम है वाराणसी। चुनार भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इतिहास में अपना। जब शेर शाह सूरी घात लगा के बैठा हुआ था कि हुमायूं वापस रिटर्न आएगा पश्चिम बंगाल से तो उसे मारेंगे, तो यही चुनार है। यहीं पर चुनार का किला है जो किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश में ही एक और प्रमुख शहर बसा हुआ है और इसका नाम है गाजीपुर, जो कहाँ स्थित है, गंगा नदी के किनारे। गाजीपुर के बाद पुनः यूपी के प्रवेश में यहीं पर एक जगह है, सबसे अंतिम जिला, जिसका नाम है बलिया, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है और बलिया तक रहती है। उसके बाद बलिया से अब प्रमुख बात कि उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर। और कहाँ से, किस जिले से गंगा वापस निकलती है, तो वो हो जाएगा बलिया। और बलिया के बाद फिर वापस कहाँ जाएंगी, तो बिहार के बक्सर में। थोड़े से स्लाइड को इसे इरेज करते हैं और फिर मिलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं बिहार में गंगा। तो बिहार क्षेत्र में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको पता होगा जनरली जो है यही बिहार का मैप हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार को जो है पूरे बीच से ही गंगा नदी दो भागों में बांटती है। ये बिहार का अपना मैप हो गया। और यही बीचों बीच, जैसे यहाँ से गंगा रिवर प्रवेश करती है और पूरे बीच से ही बिहार को दो भागों में बांटने का काम करती है। एक हो जाएगा उत्तर बिहार और दूसरा हो जाएगा दक्षिण बिहार। तो दो भागों में बांटने का काम करती है कौन, गंगा नदी। और गंगा नदी जहाँ प्रवेश करती है बिहार में, और इसी बिहार में प्रवेश करने वाले जिले का नाम क्या है, तो बक्सर। बक्सर में पहली बार गंगा जो है प्रवेश करती है। बक्सर के बाद चलेंगे तो यही हो जाएगा आरा। इसका नाम क्या है भैया, आरा है। और आरा के बाद आइएगा तो यहीं पर थोड़ा सा छपरा में डोरीगंज में मिलती है, चिरान जिसको कहते हैं। तो डोरीगंज होते हुए निकलेंगी, यही छपरा हो गया। और छपरा के बाद तनी सा आगे बढ़िएगा तो यहीं पर आपका दानापुर हो गया। और दानापुर के बाद यही आपका नज़दीके में यही पटना है। और पटना के बाद चलेंगे तो यही भागलपुर है। तनी सा आगे बढ़ा दिया जाए, ये हो जाएगा अपना भागलपुर। और भागलपुर के बाद आइएगा तो यहीं पर थोड़ा सा उत्तरायण हुई है गंगा, और इसी जगह को क्या कहते हैं, कटिहार कहते हैं। और कटिहार के बाद सीधे यह झारखंड में निकल जाती है। तो अब आपको इसमें प्रमुख बात क्या समझना है कि यहीं पर बक्सर में गंगा प्रवेश करती हैं। और इसी के बाद यही छपरा में देखिएगा कि छपरा में ही यहाँ डोरीगंज के पास में एक नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम है घाघरा नदी, यही है घाघरा नदी। और इसके बाद देखिएगा
पटना यानी दानापुर के पास में एक और नदी आके मिलती है और इस नदी का नाम जो है यही गंडक नदी है। कौन नदी है? गंडक नदी है। इसी में देखिएगा एकमात्र गंगा में बिहार से दक्षिण की तरफ एक नदी मिलती है जो पटना में आके मिलेगी यानी कि दानापुर के पास में, और उसका नाम जो होगा वह है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यही आके मिलती है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोन नदी। इसी तरीके से यहीं पर आप देखिएगा पटना में ही पुनपुन और आप देखेंगे फतुहा नदी, पुनपुन और फल्गु नदी गंगा नदी में आके मिलती है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि इसके बाद एक प्रमुख नदी, और यह नदी जो है यहीं पर आके मिलेगी भागलपुर और आप कटिहार के बीच में। हम देखेंगे कि एक नदी है यहीं पर और इसी का नाम क्या है? कोसी। यह कोसी नदी है। तो कोसी नदी फिर गंगा में आके मिलती है। तो ये बिहार में कहाँ कहाँ प्रवेश कर रही है आप समझ सकते हैं। तो बिहार में कुल 12 जिलों से गंगा निकलती है। बिहार में कुल कितने जिले से गंगा निकलती है? 12 जिलों से निकलती है। और बिहार के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिले, जिसमें से 12 जिलों को वो टच करते हुए जो है गंगा बाहर निकलती है और झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर चलती है और उसके बाद जो है पुनः किसमें प्रवेश कर जाती है? पश्चिम बंगाल में। तो अब आप समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत बात जो पश्चिम बंगाल में जब गंगा पहुंचेंगी तो पश्चिम बंगाल में इसका क्या रूप होता है जरा देखते हैं। तो बिहार में धीरे धीरे आते आते गंगा जो है थोड़ा मैदानी भाग में चल रही है, चूँकि उत्तराखंड में मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश पूरा मैदानी भाग और बिहार में पूरा मैदानी भाग। तो धीरे धीरे गंगा की जो रफ्तार है वो रफ्तार क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और धीमी होते होते जैसे ही वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते वक्त जिस जिले में वो प्रवेश करती है उसका नाम है मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से यही गंगा अब 2 भाग में चली जाती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो एक ऊपर जो जा रही हैं इसका नाम हो जाता है भागीरथी। बात समझिए, यही गंगा जब पश्चिम बंगाल में 2 भाग में बटेंगी तो यही भागीरथी होके ये कहाँ चले जाएगी? तो बांग्लादेश में, और इसी का नाम हो जाता है भागीरथी। और इसका नाम जो होता है ये हो जाता है हुगली नदी। यही गंगा का ही एक दूसरा रूप हुगली, और ऊपर कौन है? भागीरथी। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। और जमुना के बाद यही नदी ऐसे 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 कई लेयर में बढ़ जाती है और इन्हीं नदियों को क्या कहते हैं? पद्मा। और जब जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरते वक्त इसका नाम हो जाता है मेघना। बात समझिए, यही गंगा का नाम जो है भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करते वक्त, और प्रवेश करने के बाद नाम हो गया जमुना, और जमुना के बाद इसका नाम हो गया गंगा का पद्मा, और पद्मा के बाद जिस वक्त वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उस वक्त इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। और अंततोगत्वा ये हुगली नदी भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पुनः लास्ट में गंगा यानी मेघना कहते हुए पुनः जो है बंगाल की खाड़ी में ये गंगा नदी गिर जाती है। तो अब तक हमने गंगा नदी के प्रैक्टिकली क्लास को समझा था। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।